Good morning, child, and good morning, viewers. उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो मैंने पीछे डाला था। होप वो कुछ समझ में आया होगा बच्चों को। आज मैं उसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। शुरुआती दौर में थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लें, इसके पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीछे हिस्ट्री क्या चल रहा है, कैसे हुआ था। ऐसा सोचा जाता है कि बेबीलोनियंस ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आगे चल कर के ग्रीक मैथमेटिशियन, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न ज्योमेट्री भी कहते हैं, यूक्लिड ने अप्रोच लगाकर इक्वेशन को सॉल्विंग की एक कोशिश की। लेकिन जो क्रेडिट जाता है वो हमारे यहाँ भारतीय जो मैथमेटिशियंस थे उसमें ब्रह्मगुप्ता का नाम आता है, जिन्होंने एक तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करने की कोशिश की थी। बट जो आज फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, फार्मूले बेसिस पर भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो हमारे यहाँ के एक मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य के नाम से जाना जाता है ना। भास्करा टू ने आगे आकर के एक फॉर्मूला हम जो आज यूज करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को सॉल्व करने के लिए, वो भास्करा टू को क्रेडिट जाता है। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के तरीके बताए। और बाकी अरब मैथमेटिशियंस में अल ख्वारिज़मी एंड और भी लोग रहे, जिन्होंने अपने अपने जर्नल्स में सॉल्यूशंस निकालने का तरीका पब्लिश किया था। लेटर आज ये तो हुई हिस्ट्री की बात। उतना ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जाना है मुझको। बस ये समझना था कि जो मैंने इक्वेशन लिखे थे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। मैंने कहा था वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, लीनियर हो जाएगा। तो ऐसे केस में या तो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो का फॉर्म ले सकता है। और अगर ए जीरो के इक्वल नहीं है तो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का फॉर्म ले सकता है। जैसे कि अब आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने में मुझे बहुत आसानी हो सकती है। हम टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू लिख सकते हैं, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन टू लिखते हैं। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कुछ इमेजिनरी नंबर में चला गया। रूट के अंदर नेगेटिव होना हमारा कॉन्सेप्ट 11th का है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वैसे रूट के अंदर अगर नेगेटिव वन है तो इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रूट थ्री बाई रूट टू आई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर उस तरह से देखें तो। लेकिन हमें हमारे स्कोप में ये निगेटिव वाला, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वाला नंबर, जिसे हम इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, जो इस सिलेबस के स्कोप से बाहर है। हमारे को जो भी आएगा रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा और हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन अगर टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होता तो आई वुड हैव रिटन टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री। So x square equal to 3 upon 2. So x equal to plus minus रूट थ्री अपॉन टू। एक रूट प्लस रूट थ्री अपॉन रूट टू होता,
जिसको बाद में रेशनलाइज कर सकते थे, और एक -3/√2 होता। ये अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता था अगर वो नेगेटिव में नहीं आता था। तो थोड़ा सा मैंने इसको मैनिपुलेट किया बिकॉज हमारे स्कोप से बाहर जा रहा था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इमेजिनरी रूट्स दे रहा था, जिसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सुधारा। 2x² - 3 = 0 लिया, 2x² = 3, x² = 3/2। सो x =±√3/√2 लिख सकते हैं। एक बार +√3/√2, एक बार -√3/√2। इसमें से एक को आप अल्फा कह सकते हैं, एक को बीटा कह सकते हैं, और यही रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जा सकता है। सिमिलरली इसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लें तो ठीक रहेगा, अदरवाइज हम इसी से सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या आता है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं दूसरे पार्ट को, तो मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचता है 2x + 5 = 0। ऐसे केस में आइदर x 0 हो सकता है या 2x + 5 भी 0 हो सकता है। तो हम इस तरह से x तो 0 निकाल ही दिए, और यहाँ 2x = -5 कर सकते हैं, x = -5/2। यहाँ पर मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ रहा है, 0 एंड -5/2। इनमें से एक को अल्फा, एक को बीटा आप कह सकते हैं। सॉल्यूशन सेट में लिखना हो तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस जो अदर फॉर्म में हैं, ऐसे फॉर्म्स में आएंगे तो यहाँ किसी फार्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सीधा सीधा इनको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी हमारे पास जो और सम्स आ रहे हैं, जिनमें मैंने पहले ही कहा कि कई तरह के तरीके हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब हम उसको अगर कंटिन्यू करें पिछले सेशन को, तो वहां हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। यहाँ कोई भी इक्वेशन अगर ax² + bx + c = 0 का फॉर्म है, तो इसमें अल्फा और बीटा को हम लोग अगर जोड़ लें तो इसे हम सम ऑफ द रूट्स कहते हैं। हम 9th क्लास में भी थोड़ी सी इसकी ग्लिम्स या झलक पाए थे, जिसमें इनके रूट्स के अंदर एक रिलेशनशिप आता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में x² एक ही जगह होगा, x एक ही जगह होगा। ये नहीं कि दो दो जगह x² लिखा है और आपने कॉमन नहीं लिया और फिर आप उसे सॉल्व करने लगे। इसी तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही जगह x होना चाहिए और कांस्टेंट अलग होना चाहिए। तो अगर इसको इस ढंग से लिखें तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैं सम ऑफ द रूट्स बोलता हूं, ये -b/a के इक्वल आएगा। अगेन हम ये कह रहे हैं कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो मैंने पहले ही कंडीशन लिखा था। और अल्फा इंटू बीटा अगर करें तो इसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो होता है उसका फॉर्मूला कांस्टेंट ऊपर चला जाता है, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म जो भी है उसको ऊपर रखेंगे, और नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² आपको डालना है। तो ये =c/a आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ द रूट्स -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स =c/a। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था। और सम और प्रोडक्ट को लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े डिफिकल्ट सम्स आप 11th में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी पढ़ेंगे, सम और प्रोडक्ट को रिलेट करते हुए। बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्विंग के तरीके जो होते हैं, कब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, कब नहीं हो सकता है,
इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सीधा किसी इक्वेशन को देखें और सॉल्व करने लग जाएं, उससे अच्छा एक पहले क्राइटेरिया हम पता कर लें कि which of the quadratic equation can be resolved into two linear factors and can be solved easily, और कौन सा सॉल्व नहीं हो सकता है, कौन सा इमेजनरी में चला जाएगा रूट्स। तो इमेजनरी चूंकि हमारे इस स्कोप से बाहर है, 10th क्लास के स्कोप से, इसलिए उसको डिस्कस अभी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। तो एक हम यहाँ पर सेपरेट एक लाइन खींच ले सकते हैं और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन, क्योंकि बच्चे सीधे सीधे अपना एफर्ट वेस्ट ना करें, सबसे पहले इसको समझें कि ये ए बी सी जो है, जिनको मैंने सी को कांस्टेंट बोला, ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला, बी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स, और ये ए बी सी कोफिशिएंट के टर्म में एक्स निकाला जा सकता है। मैंने अभी अभी मैथमेटिशियन की चर्चा की थी, इंडियन मैथमेटिशियन की, उन्होंने ए बी सी कोफिशिएंट को यूज करके एक्स का एक फार्मूला दिया, जिसमें उन्होंने स्क्वायर कंप्लीटिंग के तरीके से उसे लाया। वो कैसे आता है उसको अगर समझना चाहें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दें। फिर आप एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट से फ्री करें, दैट मीन्स आप डिवाइड कर लें किससे, डिवाइड बाय ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। एक हिसाब से मैं स्क्वायर कंप्लीटिंग का तरीका इसमें समझने जा रहा हूं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आता है, कैसे डिराइव होता है, उसको भी समझाने जा रहा हूं। जैसे ही आप a से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, ये बनेगा b अपॉन ए एक्स, और ये बनेगा c अपॉन ए, और ये बनेगा 0 अपॉन ए, जिसे मैं 0 ही लिख सकता हूं, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए आ गया। मैं एक स्क्वायर कंप्लीटिंग का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर देता है। मैं ऐसा ही एक फॉर्मूला यहाँ यूज करके इसका स्क्वायर कंप्लीटिंग करना चाहता हूँ। तो सीधा सा तरीका है, पहले a का स्क्वायर लिख लें, प्लस 2 इंटू ए की जगह पर जो कुछ भी है वो प्लेस कर लें, और फिर सोचें कि ये कब आएगा। ये भी लाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें मैं बच्चे को यही सजेस्ट करता हूँ कि जो इस सेंटर वाला टर्म है, इसको आप 2x से या 2a से जैसे ही डिवाइड करेंगे, b अपने आप निकल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसको मेंटेन करने के लिए b बाई 2a लाया जाएगा, ताकि 2 कैंसिल हो जाएगा, और बी एक्स बाई ए मेरे पास बच जाएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो एक्चुअल में b की वैल्यू होगी, जिसे मैं एक बार ऐड कर लूंगा। चूंकि ये सम में कहीं नहीं है, इसीलिए एक बार इसे ही सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो इससे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और राइट साइड में मुझे इक्वल टू माइनस सी बाई ए दिखेगा। आगे मैं अगर इतने हिस्से को सोचूं, तो ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बनने को जा रहा है, इज इक्वल टू, इस पार्ट को मैं अगर इधर ले आऊं तो दिस गिव्स बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और माइनस सी अपॉन ए। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये 4a स्क्वायर एलसीएम होता है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, एंड इस लेफ्ट साइड में मुझे x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर मिलता है। ऑलमोस्ट जितने भी स्क्वायर कंप्लीटिंग के सम आप करेंगे, अब इसी को मैं थोड़ा आगे ले रहा हूं, तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर मुझको बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 4a स्क्वायर देता है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाता हूँ, मतलब कि दोनों तरफ रूट डाल देता हूँ, तो मुझे ये मिलता है x प्लस बी बाई 2a, यहाँ से स्क्वायर हट गया, इधर रूट लग गया,
लेकिन ये प्लस माइनस का साइन भी साथ में ले लेगा। ऊपर वाला रूट से बाहर नहीं आ सकता बिकॉज बीच में एक रेडिकल साइन पड़ा हुआ है, प्लस या माइनस हो तो आप बाहर नहीं निकाल सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो आप बाहर निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बीच में एक माइनस का साइन है। और 4a² का तो 2a² आ जाता है। इस तरह से मैंने x के लिए अगर फॉर्मूला निकालना है तो मैं इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करके ले जाऊंगा और यहाँ प्लस माइनस आएगा और रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a भी आएगा। 2a का एलसीएम 2a हो गया, तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाता है। इस तरह से ये फॉर्मूला जब लोगों के हाथ लगा, a credit goes to Indian mathematician, but the credit was taken by some other people. यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a में आप देखेंगे कि कहीं भी और कोई चीज का इस्तेमाल नहीं है। ये जो कोफिशिएंट है a, b और c, सिर्फ इन्हीं को यूज करके हम x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। और एक बहुत ही वंडरफुल फॉर्मूला लोगों के हाथ लगा जिसमें किसी भी तरह के इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता था, वेदर इट इज इमेजिनरी और रियल, जो भी रूट्स आते थे उस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन इसमें जो और पार्ट तो नहीं, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रूट के अंदर प्लस माइनस के साथ जो ये b² माइनस 4ac है उसकी थोड़ी सी कहानी आगे डिस्कस करते हैं। ये जो b² माइनस 4ac है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में बहुत कुछ बताता है। सो b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसे कैपिटल डी से हम लोग डिनोट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो b² माइनस 4ac वाला पार्ट है, जो प्लस माइनस रूट के अंदर पड़ा हुआ है, इसको d से डिनोट करते हैं। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है because it tells a lot of things about a quadratic equation, whether it can be factorized into two linear factors, root उसका possible होगा या नहीं होगा, रूट्स रियल होगा या इमेजिनरी होगा, इस चीज को भी समझाता है। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हिच डिस्क्रिमिनेट्स, व्हिच टेल समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक डाल देते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हमें पता किससे चलता है। नेचर ऑफ द रूट्स में हम केसेस लेते हैं वन। केस वन में ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा b² हम कैलकुलेट करें और 4ac कैलकुलेट करें और कहीं b² 4ac से बड़ा हो जाता है, अगर हमारा b² 4ac से बड़ा हो जाता है तो इससे पता चलता है कि b² माइनस 4ac वो हमेशा डिफरेंस जो होगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। सो इससे ये पता चलता है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मीन्स d अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द quadratic equation will have real and distinct या different कह सकते हैं, दोनों रूट्स इसके रियल होंगे, डिफरेंट रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अप्रोच कहने का मतलब यह है हमारा कि रूट्स रियल होगा और रूट बिल्कुल अलग अलग होगा, दोनों वैल्यूज पूरी तरह से डिफरेंट होंगे। कब? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए,
then the quadratic equation will have real and different roots. जो केस 2 है उसको अगर हम डिस्कस करें, केस 2 को लेते हैं, ये नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कभी किसी केस में बी स्क्वायर 4ac के ही बराबर आ जाए। अगर बी स्क्वायर 4ac के बराबर आता है, इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर में से 4ac का अगर डिफरेंस करूंगा, दोनों के दोनों इक्वल हैं, इक्वल चीज में से इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करिएगा, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। सो आप ये रख सकते हैं कंडीशन कि कहीं इफ d इज इक्वल टू जीरो हो जाए, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं शॉर्ट में ये लिख रहा हूं लगातार क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना थोड़ा स्पेस ले लेता है ज्यादा और बोर्ड पे लिमिटेड स्पेस है। सो देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, रियल तो होगा ही एंड इक्वल भी होगा, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे उस केस में। और इक्वल को कई बार लोग लैंग्वेज बदलकर कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं। सो कोइंसिडेंटल भी कह सकते हैं। रियल एंड इक्वल या कोइंसिडेंटल रूट्स के लिए बी स्क्वायर का 4ac के इक्वल होना जरूरी है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जीरो होना जरूरी है, डिस्क्रिमिनेंट का जीरो होना जरूरी है। तो केस 2 की बात आती है जिसमें मुझे ये पता चला कि अगर तो d इक्वल टू जीरो हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल या कोइंसिडेंटल हो सकते हैं। ये दो बातें ध्यान रखनी है। केस 3 की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। केस 3 में इस तरफ डिस्कस कर लेता हूँ। केस 3 हमारा, कभी किसी केस में मान लीजिए बी स्क्वायर हमारा छोटा हो जाए 4ac से, हमने कैलकुलेट किया और बी स्क्वायर छोटा हो जाता है 4ac से। सो इफ बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, तो बी स्क्वायर में से 4ac का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे, छोटे में से बड़ी क्वांटिटी घटाने पर ये रियली हमको जीरो से छोटा मिलेगा, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी आने लगेगा। और चूंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट में नेगेटिव आने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये अनरियल रूट्स की बात करेगा, क्योंकि मुझे जो नंबर मिलेगा वो आयोटा के साथ मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का लेस देन जीरो होना या d का लेस देन जीरो होना। सो इफ d is less than 0, then the quadratic equation will have unreal roots। अनरियल, और अनरियल को ही आप इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। और ये हमारे स्कोप से बाहर है, तो हम क्या कह देते हैं कि जब भी इस तरह का सॉल्यूशन आ जाए हम d निकाल लेते हैं, और d अगर लेस देन जीरो आ जाए तो आगे हम इस क्लास में प्रोसीड नहीं करते, बिकॉज वो मेरे स्कोप से बाहर है। हम 11th में जरूर ऐसे इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे या उससे आगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अनरियल या इमेजिनरी रूट्स या सॉल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर हम इसे डिस्कार्ड करके छोड़ देंगे और कहेंगे देयर इज नो रियल रूट्स, इतना कहकर हम चले आ सकते हैं। इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिमिनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वाड्रेटिक फार्मूले का, और ये ऐसी चीज है जिसमें बिना कुछ सोचे समझे हम फैक्टर नहीं करें। सबसे पहले ये समझ लें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, दोनों केसेस में हम सम को सॉल्व करेंगे, रियल रूट्स निकालेंगे, आइदर डिफरेंट रूट्स आएगा या कोइंसिडेंटल रूट्स आएगा, हम फाइंड करेंगे। बट केस 3 में बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac आने पर हम d लेस देन जीरो शो करके यूं कह देंगे कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशन हैं, और इसीलिए आगे हम देयर इज नो रियल सॉल्यूशन करके क्लास 10th में खत्म कर देती हैं बात को। अब आती है बात रूट्स का सम, आपने समझ लिया, रूट्स का प्रोडक्ट आपने पिछले पेज में समझ लिया। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में बहुत बात कर ली है।
अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके का इस्तेमाल करके हम लोग, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस तो वही हो जाएगा कि आप फैक्टराइज करके देख लें। फैक्टराइज करने से अगर सवाल सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा है। सम्स जो थोड़े डिफिकल्ट हों उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे तरीके को, जिसको मैंने स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड कहा, उस तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन तो फॉर्मूले होंगे जिसके तरीके से हम लोग, एक तरीका स्क्वायर कंप्लीटिंग का इंडियन मैथमेटिशियन ने ही दिया है, दूसरा तरीका हमारा फॉर्मूला मेथड है जिसके थ्रू मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े शौक से सॉल्व कर सकता हूं, और तीसरा मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, जो पहली बात हमने की थी पहले लेक्चर में, उसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दो लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो जाता है तो बारी बारी से उन्हें जीरो लिख करके हम लोग सम को सॉल्व कर सकते हैं। और अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई बार तो जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको सबसे पहली बात कि सारे फॉर्मूले जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी का है उसको जरूर आप पढ़ें। नाइन्थ क्लास में अपने सारे फार्मूले किए हैं, उन फॉर्मूलों को एक बार गो थ्रू कर लें, बिकॉज एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। उसमें कई जगह ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले लगते हैं। इस क्लास तक एट्थ से बाहर निकलते निकलते बच्चे ए प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी को, ए माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी को लगभग भूल जाते हैं, बिकॉज एट्थ में तो ये होता है, नाइन्थ में भी होता है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे भूल जाते हैं। तो पर्टिकुलरली जो ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब है, जिसको आप यूं कर सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, ये जो छोटे मोटे आइडेंटिटीज हैं इनको एक बार टेंथ क्लास में जाने से पहले आप नाइन्थ की चीज को रिमाइंड कर लें एक बार, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बता सकेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अगर उसका डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिर इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए हो सकता है आपको कि कहीं ना कहीं आपको दे दे कि फॉर्म करिए, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, फॉर्मिंग फॉर्मिंग करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ये अपोजिट वर्क है। पहले जो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, अल्फा बीटा निकाल रहे थे। अब फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, व्हेन रूट्स मतलब अल्फा एंड बीटा आर गिवन। अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप फ्रेम करते समय इक्वेशन को लिखें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 कर लें और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो आप देखेंगे कि हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अल्फा कहीं 1/2 दिया है, बीटा कहीं 1/3 दिया है, आप जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो इस तरह लिखेंगे, इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ एक्स माइनस अल्फा लिख दिया और एक्स माइनस बीटा लिख दिया, बट इक्वल टू 0 जरूर लिखिएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसे आप चाहें तो आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x² माइनस हाफ एक्स माइनस 1/3x और प्लस 1/6 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि x² माइनस 3x और 2x माइनस 5x/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाता है। तो ये एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना सकते हैं। अगर रूट्स फ्रैक्शन में हो तो भी कर सकते हैं, रूट्स बिना फ्रैक्शन का हो,
रूट में हो तो भी कर सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। अल्फा और बीटा जब दिया हुआ हो तो इस तरह से लिख लें और फिर उसे सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। तो फ्रेमिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, इस तरह की चीज लगाकर कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सम ही दे देता है, सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा दे देता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एस लिख देते हैं, और प्रोडक्ट दे देता है, पी लिख देते हैं, और फिर कहता है इक्वेशन बनाओ। तो उस केस में इक्वेशन जो है, रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाते समय आप थोड़ा सा अलग लिखेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे आप उस तरह से नहीं लिखेंगे जैसे अल्फा और बीटा वाला कर रहे थे। रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी कर लें और इक्वल टू 0 कर लें, इस तरह से लिख लें, जहां एस आपको सम की तरफ चला जाएगा और प्रोडक्ट आप यहां से ले लें। जैसे मान लीजिए कि अब कहीं सम दे देता है 5 और प्रोडक्ट देता है 8 और कहता है इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह आप 5 ले लें और इसके साथ एक कोफिशिएंट x लगा लें 5x और प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख लें। सम प्रोडक्ट हो तो सीधा सीधा सम की जगह सम लिख लें और इस पैटर्न पर चलें। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम दो काम कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट निकाल लें और फिर इस पे लाके लिख लें, या नहीं तो मैं डायरेक्टली x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख लूं और उसको सिंप्लीफाई कर लूं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो हम लिखकर बात को खत्म कर सकते हैं। इस तरह से जो दूसरा लेक्चर था ये थियोरीज के ऊपर बेस्ड है मोस्टली। मैंने अभी कोई भी प्रैक्टिकलिटीज को डिस्कस नहीं किया कि सम्स किस तरह के होंगे या क्या होंगे। ये मेरा लेक्चर इसीलिए है क्योंकि बेसिक्स को पहले साफ कर लें। अगर एक बार बेसिक्स हमारा क्लियर हो जाता है तो हम कोई भी छोटे बड़े सम्स को हैंडल करने के लिए कैपेबल होते हैं। पर प्रॉब्लम्स वहीं आती है जब हम थॉरोली इसको समझते नहीं और सडनली हम सवाल करने बैठते हैं, तो कई जगह हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने आपसे दो तीन तरीके बताए हैं, जिन तरीकों को हम कंकरेंट लेक्चर्स में आगे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।